गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है तान्या और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी को बेहतरीन तरीके से पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसने बनाया, हमने काफी बार पढ़ चुके हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है राइट्स के बारे में। राइट्स क्या होते हैं, हमारे अधिकार क्या होते हैं, उन अधिकार का भारतीय नागरिक से क्या संबंध होता है और हम अपने अधिकारों के साथ साथ किस प्रकार से भारत के अंदर जीवन को व्यतीत करते हैं। तो आज हमको पढ़ना है भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम सभी को, जितने भी भारत के नागरिक हैं, हम सभी को पूरे के पूरे 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे के पूरे 6 मौलिक अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कुछ चीजों के बारे में, कुछ बेसिक चीज के बारे में जो आपके एमसीक्यू में या फिर आपके नॉर्मल रिटन पैटर्न में आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, संविधान के कौन से भाग में हैं और संविधान के कौन से भाग में कितने अनुच्छेद में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको क्या चीज याद करनी है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में मेंशन किए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है हमारे मौलिक अधिकार मौलिक मतलब कि जो काफी मूल होते हैं, जो काफी बेसिक होते हैं, जो एक इंसान के जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको मौलिक अधिकार हम कहते हैं। तो इसी मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार का बेटा क्या किया गया है, मौलिक अधिकार का विवरण किया गया है। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार को कहा क्या जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको आप याद कर लेंगे, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ये क्या है मैग्ना कार्टा, क्या है, आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो मैंने बस खाली आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि एक्चुअली इंग्लैंड का जो नियम जो पत्र था, अधिकारों का जो नियम पत्र था, उसमें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए अधिकारों को भारत में मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? अधिकारों का यानी कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के प्रकार के बारे में। मौलिक अधिकार के कितने प्रकार है, तो हम बात करेंगे वन बाय वन। हमारे पूरे 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के सभी नागरिक को पूरे के पूरे 6 मौलिक अधिकार हमारा भारतीय संविधान प्रदत्त करता है, हमारा भारतीय संविधान हमको देता है। अभी 6 मौलिक अधिकार कितने प्रकार का हमको वो देखना है। सबसे पहला आता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब आपका समता का अधिकार। ये मेंशन है, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में। अगर हम बात करेंगे दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में, तो जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार होता है उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में। अगला जो हम बात करेंगे हमारा तीसरा मौलिक अधिकार बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 के बीच में। हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू द रिलीजियस फ्रीडम, किसमें मेंशन किया गया है? इसको आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में मेंशन किया गया है। फिर आता है आपका पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, एजुकेशन एंड द कल्चरल राइट, जिसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 के बीच में। फिर छठा आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में। इसको संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय कहा जाता है। इसको आप याद रखना, हम पढ़ेंगे इसके बारे में अपने आने वाले लेक्चर्स में कि संविधान मौलिक अधिकार जो आपका छठा मौलिक अधिकार है, छठे मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बेटा संविधान की आत्मा। किसने बोला संविधान की आत्मा? आप याद कर लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के में लिखित छठे मौलिक अधिकार को क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा बोला गया है। हम वापस से याद करेंगे, हमारे पूरे के पूरे 6 मौलिक अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में। वो 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार है? पहला आपका समानता का अधिकार हो गया, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध आर्टिकल भी आपको याद करना, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। धार्मिक अधिकार की स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में, शिक्षा संबंधी 29 से आपके 30 के बीच में, संवैधानिक उपचार आता है आपका आर्टिकल 32 में। अब हम बात करते हैं हमारा पहला मौलिक अधिकार, हमारा पहला फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। समता समानता में कंफ्यूज मत होना, समता समानता बहुत आदि सेम मीनिंग। इसका मतलब होता है सभी को इक्वल ट्रीट करना। इंग्लिश में समानता के अधिकार को कहा जाता है राइट टू इक्वालिटी। कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारा समानता का अधिकार? आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 किसके बारे में बात करता है? राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। बात करते हैं अपने हमारे पहले आर्टिकल यानी कि हमारे 14 आर्टिकल के बारे में। हमारा समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 क्या कहता है? पहले आता है आपका विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून। कानून की नजरों में हर भारतीय व्यक्ति बिल्कुल एक समान होगा। इसमें जात, रंग, आपकी स्थिति, आपका वित्तीय स्थान, इसके अलावा आपका रंग, आपकी जात, आपका धर्म, ये बिल्कुल मद्देनजर ना रखते हुए कानून किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। इसमें लिखा भी गया है अनुच्छेद 14 में क्या किया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून न्याय सभी को देगा। न्याय करते हुए कानून की नजरों में सभी व्यक्ति कैसे होंगे? बिल्कुल एक समान होंगे। अगला हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 14 हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहेगा? इसमें भेदभाव पर रोक। भेदभाव जो किया जाता है आज भी हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी भेदभाव किया जाता है। ये पब्लिक प्लेस पर भी काफी ज्यादा होता है। आजकल बहुत से न्यूज में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज भी डिस्क्रिमिनेशन की विक्टिम बन जाते हैं और उनके साथ भी भेदभाव जैसा बर्ताव किया जाता है। आज भी भारत के अंदर जात के नाम पर एक अलग गैप दिखाया जाता है। हालांकि कानूनन अपराध है। भेदभाव पर रोक हमारा कहता है आर्टिकल 15 बात करता है। इसमें ये प्रावधान किया गया कि राज्य मतलब कि कानून, हमारा सरकार, हमारा जो गवर्नमेंट है, किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ये कहता है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बात करता है भेदभाव के रोक के ऊपर। अब भी इसका एक अपवाद है, इसका एक एजम्पशंस है। एजम्पशंस क्या है? ऐसा अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे काफी बार ये क्वेश्चन भी किया है कि आप पढ़ाते हो आर्टिकल 15 में कि भेदभाव नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कानून में महिलाओं को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनका एक बहुत ही विशेष दर्जा है। ये बात आप ध्यान रखना, महिलाओं, बच्चों, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति यानी कि SC ST आरक्षण लेने वाले वर्ग के लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हुए हैं। महिलाओं को समाज में एक विशेष दर्जा दिया गया है। महिलाओं की पहले सुनी जाती है। लेडीज फर्स्ट जैसी प्रायोरिटी पहला कानून रखता है, क्योंकि अगर हमारा भारत का कानून ही महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा तब समाज भी उस सम्मान को नहीं दे पाएगा महिलाओं को। इसलिए कानून भी सबसे पहला विशेष दर्जा पिछड़े लोगों को, महिलाओं को देते हैं। तो यहाँ पर एक जेंडर को काफी स्पेशल ट्रीट किया जाता है। उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता है जो कम्युनिटी SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि शेड्यूल ट्राइब से क्या करती है, बिलोंग करती है, क्योंकि उनको भारतीय सरकार आरक्षण देती है। बहुत से बच्चे डिबेट करते हैं कि आरक्षण क्यों है, आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, ये आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम ही पिछड़े लोगों की मदद नहीं करेंगे, हमारी सरकार अगर पिछड़े लोगों का सहारा नहीं बनेगी, तब समाज में समानता नहीं आ सकती है। ऐसे जो बहुत गरीब है बिल्कुल गरीब रहेंगे और जो अमीर है बिल्कुल अमीर हो जाएंगे। तो पिछड़े लोगों की सहायता करने के लिए
समाज में समानता लाने के लिए भारत सरकार ने आरक्षण का जो मुद्दा है वो ला रखा है। अब हम बात करेंगे अगला, आर्टिकल 15 हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। सार्वजनिक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, ये बात करता है हमारा आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में बात करता है सार्वजनिक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। भारत सरकार सभी को समान अवसर प्रदान करेगी, बट डिपेंड करता है वो हमारी योग्यता पर। जितने भी सरकारी एग्जाम निकलते हैं या अगर रोजगार की अवसर की समानता अगर हम बात करें, अगर भारतीय सरकार किसी भी प्रकार का रोजगार हमको प्रदान करेगी, किसी प्रकार की स्कीम हमको देगी, या जितने भी परीक्षा वगैरह होती है, सभी को उसमें बैठने का, उसमें भाग लेने का बिल्कुल समान अवसर दिया जाता है। तो जितने भी पब्लिक अपॉर्चुनिटी होती है, जितने भी आपके सार्वजनिक अवसर होते हैं, उन सभी में सभी को भाग लेने की बिल्कुल इक्वल आज्ञा कौन देती है? हमारी भारतीय सरकार देती है। अगला हम बात करेंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो समाज में सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो टॉपिक है, समाज में जो सबसे बड़ी जो बुराई की जड़ है वो है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत करना, अनटचेबिलिटी, यानी कि एक समय था जब भारत के अंदर छोटी जात को लेकर बहुत ही ज्यादा गैप था, थिंकिंग मेंटेलिटी का भी गैप था और साथ में फिजिकली का भी काफी गैप था। तो इनिशियल टाइम पर इंडिया में स्थिति थी कि किसी को छूना काफी ज्यादा वो बैक साइड माना जाता था। तो आज के जमाने में भारत के अंदर समानता को स्टैब्लिश करने के लिए, भारत में एक अच्छा वातावरण स्टैब्लिश करने के लिए हमारा आर्टिकल 17 अंत करता है अस्पृश्यता का, यानी कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार से निजी रूप से या सार्वजनिक रूप से अस्पृश्यता को करने वालों को कानूनन दंड दिया जाता है। भारत के अंदर अनटचेबिलिटी, छुआछूत करना एक कानूनन क्या है? अपराध है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है, छुआछूत के बारे में बात करता है। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा आर्टिकल 18, ये बात करता है उपाधियों का उन्मूलन। उपाधि का मतलब होता है टाइटल। होता क्या था पुराने टाइम पर, कुछ लोग अपने नाम के आगे राजा, महाराजा या बड़ी बड़ी ऊंची जाति को शो करने वाले अपने नाम के आगे टाइटल लगाते थे, जो एक जातिवाद को दिखाता था। भारत के अंदर जातिवाद को प्रमोट करना, जातिवाद को बढ़ावा देना एक अपने आप में एक गैर कानूनी है और जो कि समाज के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो उपाधियों का अंत इसलिए किया गया ताकि जात पात ना दिया जा सके, बट इसका एक अपवाद है। आप पूछ सकते हो कि डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लगाता है, एक एडवोकेट है तो वो एडीवी एडवोकेट का अपने नाम के आगे टाइटल लगाता है, अगर कोई प्रोफेसर है तो वो अपने नाम के आगे प्रोफेसर, ऐसे पद को आप लगा सकते हो जो आपने उसको अपने योग्यता के अनुसार अचीव किया है। ये जात पात को शो नहीं करते हैं, आपकी योग्यता को शो करते हैं। तो ऐसा पद या ऐसी उपाधि जिसको आपने अपनी योग्यता के हिसाब से अचीव किया है, उसको आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, आपका प्रोफेसर हो गया। इसके अलावा जाति को शो करने वाले आप किसी भी प्रकार के टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों के उन्मूलन के बारे में। अगला जो बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब जो हर किसी को बहुत ज्यादा प्रीशियस है, जिसके लिए हमने 200 से 250 साल तक का अंग्रेजों से लड़ने में स्ट्रगल करा। तो ये जो अधिकार है स्वतंत्रता का, ये बहुत ही प्रीशियस है और स्वतंत्रता हर किसी को बहुत ही प्यारी होती है। आजादी की हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हमको मिली हुई है, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 में क्या किया गया है? मेंशन किया गया है। आर्टिकल 19 हमको 6 प्रकार की हमको देता है आजादी। जितने भी भारतीय नागरिक है सभी को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की सुरक्षा कौन देता है? हमारी भारतीय सरकार देती है, हमारा संविधान देता है। अब वो कौन सा है? सबसे पहले हम बात करेंगे वाक। पहली हमारी 6 प्रकार की है, हम बात करेंगे पहली। तो हमारी पहली क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब कि बोलना। हमारे भारत में भारतीय नागरिक पर किसी प्रकार का सेंसरशिप नहीं है। हमारे जो ओपिनियन है, अगर हमको कुछ चीज को ऑब्जेक्शन है तो हम ऑब्जेक्शन पे हम बोलते हैं, और हमको कुछ फेवरेटिज्म में लगता है, अगर कुछ फेवर में लगता है हम फेवर की बात करते हैं। तो बोलने पर भारतीय सरकार किसी प्रकार की पाबंदी नहीं देती। हमारा संविधान जिससे हमारी सरकार भी चलती है,
हमारा संविधान हमको बोलने की, अपने विचार को आगे रखने की, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियन को, अपनी बात को सामने रखने की हमारा संविधान हमको पूरी क्या देता है, हमको पूरी परमिशन देता है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है इंडिविजुअल, हमारी जो खुद की मर्जी हमारे खुद पर है, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, हम जो बोल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 में पहली प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी हो गई आपकी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम बात करेंगे अगली के बारे में, शांतिपूर्ण, दूसरी हो गई आपकी, मैं पहले आपकी नंबरिंग कर देती हूँ, ये हो गई आपकी दूसरी, ये हो गई तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये हो गया आपका सिक्स, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी। अच्छा, बात करेंगे हम सेकंड के बारे में, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार। किसी भी सोशल गैदरिंग में जा सकते हो आप, यूनियन फॉर्म कर सकते हो आप, मीटअप कर सकते हो, मिल सकते हो, बट कंडीशन ये है अगर आप किसी सम्मेलन में, किसी पब्लिक गैदरिंग में अगर आप अटेंड कर रहे हो, वो विदाउट वेपन होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर हाथ में वेपन होगा तो पक्का कुछ ना कुछ जो मिस हैपनिंग होनी सोसाइटी में। तो सम्मेलन में भाग ले सकते हो बट वो बिना किसी वेपन के होनी चाहिए। अगला हम बात करेंगे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमने भी पढ़ लिया अपनी प्रीवियस वाले उसमें टॉपिक में। अब हम बात करेंगे संगम एवं संघ बनाने का अधिकार। संगम, संघ मतलब कि कोई भी पार्टी बना सकता है। आपने देखा कॉलेज में जो एजेंडास होते हैं, स्टूडेंट्स के यूनियंस होते हैं, कुछ डॉक्टर्स के यूनियंस होते हैं। आजकल कोई भी पार्टी नहीं कभी भी फॉर्म हो जाती है, तो कभी भी नई पार्टी बनाने का जो अधिकार होता है, यूनियंस बनाने का जो अधिकार होता है, टीम बनाने का जो काम होता है, वो हम कर सकते हैं अपने संगम या संघ बनाने के अधिकार के द्वारा। अब हम बात करेंगे आबाद संचरण की स्वतंत्रता। आबाद का मतलब घूमने फिरने की आजादी। हम भारत में उत्तर, दक्षिण, आपका पश्चिम से लेकर पूर्वी, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, कहीं भी घूम सकते हो आप। भारत से बाहर भी घूम जा सकते हो, भारत के अंदर घूमते हुए वापस जा सकते हो। तो घूमने फिरने की पूरी प्रॉपर आजादी हमको हमारा भारतीय संविधान देता है। फिर भाई निवास का अधिकार, कहीं भी रह सकते हो, जहां भी भारत की सीमा के अंदर, जहां भी मन करे जहां मर्जी रह सकते हो आप। फिर अगला हम बात करेंगे व्यवसाय की। कोई भी काम करो बट वो कोई काम गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। जिस काम से आपकी जीविका आती है आप वो काम कर सकते हो, बट कंडीशन ये है उस काम में कोई भी गैर कानूनी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 20 बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या कहेगा, किसी भी अभियुक्त या दोषी करार किए गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या वह विदेशी हो, कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है अगर भारत के अंदर अगर आपको किसी प्रकार का दोष, आपको दोषी क्लेम किया जाता है, तो दोषी से अपने आप को बचाने के लिए आप अपने आप को बचाव कर सकते हो, अपना बचाव कर सकते हो। आप अपने बचाव में एक अपना वकील भी हायर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार अगर आपको दोषी क्लेम कर दिया तो मतलब आप दोषी कहलाए गए। आप अपने आप को एक मतलब गैर मुलजिम साबित करने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगाओगे, आप लगा सकते हो। अपने आप को दोष सिद्ध पूर्व करने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए आप भारत के अंदर एक्शन आप ले सकते हो। ये कानून एक विदेशी के लिए भी है। अगर कोई विदेशी भारत में आके फंस जाए तो वो अपना प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने बारे में वो अपनी स्टेटमेंट भी वो दे सकता है। अगला हम बात करेंगे आर्टिकल 20 हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्टिकल 21 जो कि आजकल बहुत जरूरी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब खुद का जीवन, दैहिक मतलब आपकी दही, आपकी हेल्थ। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है, प्राण मतलब कि आप अपना जीवन खुल के जी सकते हो, किसी के पास भी अधिकार नहीं कि वो आपके जीवन का अंत करे। और इवन हमारा भारत का संविधान हमको खुद को भी परमिशन नहीं देता कि हम अपना खुद का भी क्या करें, जीवन को अंत करें। सुसाइड करना भारत के अंदर एक कानून अपराध है। सुसाइड करना हर कंट्री में की तो हर कंट्री की तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर सुसाइड करना काफी गैर कानूनी है। अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने का अटेम्प्ट करे और वो इनकेस अगर वो बच जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दैहिक की स्वतंत्रता, दैहिक का मतलब भारतीय सरकार
गारंटी लेती है, हमारा संविधान हमारी गारंटी लेता है कि भारत के अंदर सभी व्यक्ति की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा भारतीय संविधान देता है। कैसे? जैसे मान लो आप हमारे भारत के अंदर कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस का इलाज करवाने की जिम्मेदारी किसकी रही थी? सरकार की रही थी। कोविशील्ड हो गया, आपका कोवैक्सीन वो फ्री में लगाई गई थी, तो ये गारंटी कौन लेता है? हमको वैक्सीनेशन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी भारतीय सरकार की है। तो देश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारी संविधान की हो गई। और हमारे प्राण की, हमारे जीवन की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? हमारे संविधान की होगी। अब हम बात करेंगे अपने आर्टिकल 21। देन आर्टिकल 21 का अगला पार्ट है आपका आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A बात करता है भारत के अंदर जो भी बच्चे 6 साल की आयु से लेकर 14 साल की आयु तक जितने बच्चे आते हैं उन सभी को फ्री शिक्षा दी जाएगी, यानी कि मुफ्त शिक्षा का प्रावधान उनको दिया जाएगा। उनके लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा क्या की जाएगी? उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला जो आता है आपका आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 बात करता है निरोध एवं हिरासत। अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है ये जानने के लिए कि उसकी गिरफ्तारी की वजह क्या है। ये अधिकार हमको देता है हमारा आर्टिकल 22, जिसमें बात की जाती है निरोध, हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर जिन्होंने जो पुलिस कर्मी है जिन्होंने अरेस्ट किया है उनकी ड्यूटी बनती है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट के आगे पेश करना होता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हमारी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। तो 22 ये बात करता है कि आपको अपनी हिरासत से संरक्षण, अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण करवाने का आपका पूरा अधिकार होता है। हिरासत में आने का मतलब गिरफ्तारी नहीं होता, हिरासत का मतलब होता है कि आपको केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो गिरफ्तारी, हिरासत से संरक्षण, इस पर बात कौन करता है? बात करता है आपका आर्टिकल 22। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा था समानता के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी अगले मौलिक अधिकार को। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए।